भाइयों, मैं प्रियांश जाधव, एमएससी कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के उर्वरकों को लेकर, खाद को लेकर। किसानों के मन में बहुत से विचार आते हैं कि कैसे इसे डालना है, कब डालना है, कितना डालना है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूरिया के बारे में। तो आजकल ऐसा देखने में आया है कि किसान लोग क्या कर रहे हैं कि यूरिया को एक थोड़ा सा लेबर का चार्ज बचाने के चक्कर में एक साथ बुआई की जो अपने तिथि है उसके पूर्व ही पूरा डाल दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि यूरिया की जो मिट्टी में बने रहने की अवधि है वो 20 से 25 दिन, और जो गेहूं है हमारा वो कहीं ना कहीं 120 दिन की फसल है। तो ये जो तरीका जो किसान लोग अपना रहे हैं ये नुकसानदायक। तो सलाह ये है कि किसान लोगों को करना क्या है कि जैसे कि 1 एकड़ में यूरिया की जरूरत गेहूं के लिए 2.5 कट्टा है। 2.5 कट्टा माने 110 किलो। तो किसान भाई क्या करें कि 1 कट्टा बुआई के पूर्व डाल सकते हैं। 1 कट्टा जब अपने 20 से 25 दिन के बाद गेहूं में जब प्रथम सिंचाई देते हैं उस समय डाल सकते हैं। और बचा 25 किलो या 22 किलो जो मात्रा बची हुई है उसे किसान भाई दूसरी पानी की सिंचाई में डाल सकते हैं। दूसरा जो मुख्य तत्व है वो है फास्फोरस। अब फास्फोरस की बात करें तो यह प्रति एकड़ लगभग 23 से 24 किलो हमें देना होता है। तो इसके लिए आप 1 कट्टा डीएपी जो 50 किलो का आता है उससे 23 से 24 किलो फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। तो किसान भाई इसको लेकर तो पहले से ही परिचित है कि इसको बुआई में जब अपन करते हैं तो गेहूं के बीज के साथ मिलाकर डाल देते हैं। मुख्य तीसरा जो मुख्य तत्व है वो है पोटास। पोटास पोटेशियम, जिसे कहीं ना कहीं किसान भूल जाते हैं या नहीं डालते हैं, केवल अपने डीएपी और यूरिया के ऊपर खेती पर निर्भर रहते हैं। तो पोटास के लिए हमें 25 से 30 किलो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास का जो बैग आता है वो हमें गेहूं में 1 एकड़ में डालना है। इसको आप या तो बुआई से पूर्व पूरा डाल सकते हो, या इसका 2 हिस्सा बना के एक हिस्सा प्रथम सिंचाई में और दूसरा हिस्सा द्वितीय सिंचाई में डाल सकते हो। अब बात आती है कि पोटास जरूरी क्यों है। तो देखिए, दाने की चमक के लिए, दाने को ठोस बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं पोटास रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अपने गेहूं की है उसको बढ़ाने में भी सहायक नहीं जा रही है, वो है जिंक। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि जिंक कैसे डालना है, कितना डालना है, क्या उपयोग है जिंक का। तो मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों की जिंक जब अपने गेहूं 20 से 25 दिन का हो जाता है तब गेहूं में एक अवस्था आती है सीआरआई, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। उस अवस्था में गेहूं में कल्ले जमना शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस अवस्था में जिंक डालते हैं तो गेहूं में हमें अधिक संख्या में कल्ले फूटते हुए देखने को मिलेंगे। इसकी मात्रा है 30 किलो, जो हमें मोनो जिंक आता है वो प्रति एकड़ डालना है, जो अपने 10 किलो जिंक तत्व की पूर्ति कर देगा। उसके बाद जो अगला मुख्य है वो है अपने माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा हमें 5 से 8 किलो प्रति एकड़ तक हम डाल सकते हैं। अब किसान भाई पूछेंगे माइक्रोराइजा डालना क्यों है, और ये डालना प्रथम सिंचाई में है। ये डालना इसलिए जरूरी है कि हमने तत्व तो डाल दिए, मिट्टी में तत्व सब अवेलेबल है, फास्फोरस है, जिंक है, नाइट्रोजन है, पर वो घुलनशील नहीं है। तो माइक्रोराइजा कहीं ना कहीं इन चीजों को घुलनशील बनाकर, जो मतलब अनअवेलेबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उन्हें अवेलेबल फॉर्म में करने का काम करते हैं। और यही सब चीजें अगर आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गेहूं के यील्ड में 10 से 25% उत्पादन अधिक देखने को मिल सकता है। केवल यूरिया डीएपी पर निर्भर ना रहे। ऐसा देखने को आ रहा है कि किसान यूरिया डालता जा रहा है, यूरिया की एक अनुमानित जो मान है उसको बढ़ाकर डालता जा रहा है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। गेहूं को जितना चाहिए वो उतना ही यूरिया लेगा, उतना ही नाइट्रोजन लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, और वो बाकी सब व्यर्थ है। और ये जो एक साथ जो यूरिया डालने की प्रथा चल रही है इसको कहीं ना कहीं बंद कर दे, क्योंकि जो यूरिया है वो 20 से 25 दिन से ज्यादा मिट्टी में नहीं ठहरता है, और गेहूं की फसल 120 दिन की है। तो जहाँ हो सके जहां तक इसे 3 हिस्सों में डाले, ताकि हर अवस्था में गेहूं को उचित मात्रा में नत्रजन या नाइट्रोजन मिलता रहे। धन्यवाद। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारा एक कंसल्टेंसी और फार्मर एडवाइजरी को लेकर चैनल है और गूगल पर है। तो आप उसे गालो कृषि फार्म बरखेड़ा, एक बार वहां पर जाइए, आपको वहां पर कस्टमर केयर नंबर सब अवेलेबल है, तो वहां पर एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए।